नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। आज किसान आंदोलन का 33वां दिन है। आपको बता दें कि 3 दिन बाद नया साल शुरू हो जाएगा और इससे पहले नई उम्मीद की रोशनी नजर आ रही है। कल सुबह 11 बजे सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो सकती है। किसानों ने शर्तों के साथ सरकार को बातचीत का प्रस्ताव भेजा है। अब आज सरकार को इसका जवाब भेजना है कि वो किन शर्तों पर बातचीत को तैयार है। ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लगातार किसान जो है वो आंदोलनरत हैं। 33वां दिन है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद किसान जो है वो डटे हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर अब गेंद सरकार के पाले में डाल दिया है और उनका कहना है कि अब सरकार को यह तय करना है कि वो हमसे किन शर्तों पर बातचीत करेगी। आज सरकार को किसानों के प्रस्ताव का जवाब भी देना है, क्योंकि लंबे समय से सरकार ये कह रही थी कि किसानों को तय करना है कि वो कब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन अब जो चिट्ठी सरकार की तरफ से गई थी किसानों को, उस पर विचार के बाद, उस पर मंथन के बाद, जो किसान जितने भी 40 संगठन हैं उनकी मीटिंग के बाद, एक तरह से बैठक के बाद, अब सरकार को चिट्ठी भेज दी गई है और सरकार को कहा गया है, और उस चिट्ठी में सबसे पहली बात यह है, शर्त यही है कि पहले वो तीनों कानून वापस लिए जाए, कृषि कानून वापस लिए जाए, उसके बाद ही बातचीत किसी दूसरे मुद्दे पर होगी। अब ऐसे में सरकार को देखना है कि क्या वाकई सरकार इस बात के लिए मानती है या फिर बीच का रास्ता कैसे निकलता है, क्योंकि यही एक डेडलॉक है जिसकी वजह से अब तक पूरा मामला फंसा हुआ है, जस का तस है, क्योंकि किसान इससे कम कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। उनका यह कहना है कि हमसे बिना शर्त बात करिए। उनका यह कहना है कि तीनों कृषि कानून जो है वो वापस लीजिए, उसके बाद हम आपकी कोई बात मानेंगे। सरकार लगातार अड़ी हुई है। और इधर अनीशा माथुर हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। अनीशा, क्या जानकारी आपके पास? क्या कल बैठक मुलाकात होने वाली है? देखिए, सरकार की तरफ से अभी जवाब आना बाकी है। अभी यहाँ पर किसान आंदोलन में, लेकिन किसान जो है वो काफ़ी नाराज़ है सरकार से। जो लेटर भी भेजा गया था उसमें भी साफ साफ किसानों ने यही लिखा है कि सरकार जो है वो उनके आंदोलन के खिलाफ बोल रही है, उनके आंदोलन के ऊपर लांछन लगा रही है और उससे किसान खुश नहीं है। उन्होंने 4 पॉइंट का एजेंडा जो अपना दिया हुआ है कि आप ये कानून वापस लीजिए, आप एमएसपी की कानूनी गारंटी दीजिए, जो बिजली के बिल है वो उनको कम कीजिए, और जो पराली जलाने पर फाइन्स लगे हुए हैं उस कानून में भी कुछ संशोधन कीजिए। ये 4 पॉइंट का एजेंडा लेके किसान शुरुआत से चल रहे हैं। अब ये देखना ये होगा कि सरकार क्या कहती है। काफी अलग अलग पॉलिटिकल साइड से भी उस किसानों को समर्थन मिल ही रहा है। हमने देखा जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया, आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल कल यहाँ आए थे, आज अभय चौटाला जो है हरियाणा के, लेकिन आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि आप लगातार किसानों से वहां पर बात भी कर रही हैं, उनके बीच ही आप मौजूद हैं, ये बताइए 33वां दिन और डे 1 से हम यही सुन रहे हैं, आज भी हम यही सुन रहे हैं कि किसान ये कह रहे हैं कि पहले कृषि कानून तीनों वापस लिया जाए, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो बात तो वहीं की वहीं है, डेडलॉक वैसा का वैसा बरकरार है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, डेडलॉक जो है शुरुआत से बरकरार है। 5 राउंड बातों के हो चुके हैं, टॉक्स के हो चुके हैं, और हर बारी किसान यही कहते हैं कि आप ये कानून वापस लीजिए। याद रखिएगा 5 तारीख को जो मीटिंग हुई थी उसके बाद जो चिट्ठी भेजी गई थी सरकार की तरफ से, सरकार ने भी मान लिया था कि इन कानूनों में काफी कुछ सुधार की जरूरत है, संशोधनों की जरूरत है, और इसीलिए किसान अभी भी इसी बात पर अपनी डटे हुए हैं कि जब सरकार ये मान चुकी है कि इन कानूनों में गड़बड़ियां हैं, इन कानूनों में संशोधनों की जरूरत है, खासतौर से जब ये प्राइवेट मंडियों के रेगुलेशन को लेकर, उनके टैक्सेशन को लेकर, उनके रजिस्ट्रेशन को लेकर काफी जरूरत है संशोधन की। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है वो, उस पर खासतौर से किसान काफी परेशान है कि क्योंकि उसके संशोधन की बात अभी तक सरकार ने कुछ नहीं मानी है। तो उसमें क्या होगा, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि जो सिर्फ दाल और सिर्फ धान और गेहूं के अलावा भी काफी अलग अलग कमोडिटीज को सरकार थोड़ी प्रोटेक्शन दे, ये सब यही चाहते हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक इस बात में कुछ कहा नहीं है। बिल्कुल, चलिए इंतजार इसका करना पड़ेगा। निशा, आप भी आगे बने रहे, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में नया भूचाल आ गया है। संजय राउत की पत्नी को ईडी का समन जारी होने पर नया राजनीतिक रण शुरू हो गया है। संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हालांकि आज सुबह उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सियासत हो रही है।
तो आपको हम बता दें कि 50 लाख के ट्रांजैक्शन पर वर्षा राउत से पूछताछ होनी है। 3 समन, ये देखिए संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ गए हैं। ईडी ने तीसरा समन भेजा है वर्षा राउत को। 2 समन में वो हाजिर नहीं हुई और दोनों समन में उन्होंने कहा था कि उनके हेल्थ, उनके सेहत का हवाला देते हुए वो नहीं आई हैं। महाराष्ट्र की सरकार पुलिस के द्वारा या अन्य अफसरों के द्वारा किस पर कार्रवाई करती है, किसी का रातों रात घर तोड़ देती है, किसी को गिरफ्तार करती है, तो वह पारदर्शी है। पर केंद्र की जांच एजेंसी यदि शिवसेना नेता के घर ईडी का नोटिस भेजती है तो वह बदले की भावना और जांच एजेंसियों को सियासत के साथ जोड़ने का दुस्साहस महाराष्ट्र सरकार की शिवसेना, कांग्रेस या राष्ट्रवादी दल न करे। जितने भी कोशिश करें, ये सरकार अस्थिर होने वाली नहीं है। सरकार डटकर इसका मुकाबला करेगी। निश्चित तौर पर अभी जो ईडी जैसी यंत्रणाएं जिनको पीएमएलए अंतर्गत काम करना है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत, अब ये प्रिवेंशन ऑफ अपोजिशन लीडर्स एक्ट के अंतर्गत काम कर रही है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों के खिलाफ काम कर रही है। इससे लोकतंत्र को कितना बड़ा खतरा है ये साबित हो रहा है और जनता को भी ये सामने आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार ये इसका डटकर मुकाबला करेगी। मैं संजय राउत साहब से पूछूंगा, क्या आपका, आपके परिवार का कोई पीएमसी बैंक के साथ में कोई आर्थिक व्यवहार हुआ था? क्या आर्थिक व्यवहार हुआ था वो भी जनता के सामने रखे। क्या आपके पास इस संबंध में पहले भी कोई जानकारी, कोई नोटिस आई थी क्या? यह बात भी जनता के सामने रखे। 10 लाख लोगों के पैसे पीएमसी बैंक में फंसे हुए हैं। पीएमसी बैंक पुनर्जीवित होने चाहिए, ऐसे हमारे प्रयत्न है। उसी प्रकार से उनके लाभार्थी की भी इन्वेस्टिगेशन होनी ही चाहिए। शिवसेनेचे प्रवक्ते याच्यावरती उद्धवजी ठाकरे मुख्यमंत्री आणि पक्षप्रमुखांना विचारून योग्य ते उत्तर देतील। त्याच्यावरती मी भाष्य करणं योग्य नाही। हमारे संवाददाता साहिल जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, जाहिर सी बात है जब भी इस तरह की बात सामने आती है किसी के ऊपर कार्रवाई की, सीधा ये कहा जाता है कि भाई जिसकी सरकार है सेंटर में, कहीं ना कहीं उनके अधीन और उनके इशारों पे ही ये सारी चीजें हो रही है। टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये माना जा रहा था कि इस तरीके की बात संजय राउत कहेंगे, क्योंकि आज सुबह जब उन्होंने बात की तभी उन्होंने ये कह दिया था कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है उनको बुलाने का। और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा है कि पिछले 1.5 महीने से उनके पास लगातार नोटिस आ रही है। उसके लिए कुछ उनको कागज चाहिए थे, कुछ जानकारी चाहिए थी, वो भी उन्होंने मुहैया कराई है, लेकिन उसके बावजूद ये नोटिस उनको भेजी जा रही है। तो उनका ये आरोप है कि जिन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कोशिश की, जिसके लिए मदद की, उन्हीं नेताओं को बीच में रोकना चाहेंगे। संजय राउत क्या कह रहे हैं, जरा ये सुन लेते हैं। त्यांनी मला एक यादी दाखवली काही लोकांनी, त्यात आपलंही नाव होतं। म्हणजे आमच्या काही जवळचे परिवारातले लोक, ठाकरे परिवाराच्या आसपासचे काही प्रमुख लोक, शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतल्या 22 आमदारांची यादी दाखवली आणि म्हटलं या सगळ्यांना ईडी आणि केंद्रीय तपास यंत्रणा ताब्यात घेणार आहे आणि त्यांच्यावर दबाव आणून त्यांचे राजीनामे घेतले जातील आणि हे सरकार पाडलं जाईल आणि त्यासाठी ईडीची भूमिका महत्वाची आहे। महाराष्ट्र की सरकार को गिराने के लिए जानबूझकर इस तरीके से जो लोग महाराष्ट्र की सरकार बनाने में शामिल थे उन लोगों को इस तरीके से नोटिस भेजी जा रही है। पिछले 1.5 महीने से ईडी के साथ मेरा पत्र व्यवहार चल रहा है। वो हमें कुछ कागज मांग रहे थे, कुछ डिटेल्स होने चाहिए थी इस ट्रांजैक्शन को लेकर। वो हमने सब उनको मुहैया कराई है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से हमको ये नोटिस दिया गया है। ईडी का दफ्तर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बन चुका है। इसके पीछे कई नेता लगातार ईडी के दफ्तर जाते रहते हैं। हमारा उस पर ध्यान है और ये पूरी कोशिश जो हम लोग देख रहे हैं वो हम पर प्रेशर की, हम पर धमकाने की ये कोशिश चल रही है। हम उससे नहीं डरते और जो बीजेपी के विरोधक है उनको जानबूझकर तकलीफ देने की कोशिश ईडी के जरिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उनका ये भी मेरा कहना है कि हर बार ईडी की नोटिस की जानकारी बीजेपी के नेताओं को पहले कैसे मिल जाती है और हम पर कार्रवाई करने की ये जानबूझकर कोशिश की जाती है। और हमारे आमतौर पर अगर उनको लड़ना है तो सीधा हमसे लड़े,
हमारे पत्नी या हमारे बच्चों पर अटैक करके ये लड़ाई नहीं लड़ी जा पाई। माझ्या पत्नीच्या नावावर एक 12 वर्षापूर्वीचा एक व्यवहार आहे। मुझे कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरे साथ 1 साल से संपर्क में हैं और ये सरकार टिकने ना दे ये भी वो बार बार कह रहे हैं, मुझे कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के 3 नेता हैं जो ईडी के दफ्तर से इस तरीके के कागज निकालते हैं और ये ईडी अपनी कार्रवाई करती है। चलिए अब रुक करेंगे हम अगली खबर का। कांग्रेस आज 136वां अपना स्थापना दिवस मना रही है। पार्टी स्थापना दिवस के इस मौके पर पूरे देश में आयोजन भी कर रही है। ए के एंटनी ने एआईसीसी में झंडा भी फहराया। प्रियंका गांधी वहां पर मौजूद थी, लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी कहां गायब हैं? किसानों का आंदोलन जारी है, पार्टी का स्थापना दिवस है, तो राहुल गांधी विदेश क्यों चले गए? आपको उस दिन भी कहा कि सरकार को किसानों की आवाज सुननी चाहिए। ये कहना कि ये एक राजनीतिक साजिश है, ये एकदम गलत है। और जिस तरह के लफ्ज ये किसानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ये पाप है, क्योंकि जवान किसान का बेटा होता है। जवान हमारी सीमाओं पे खड़ा है हमारे लिए, किसान अन्नदाता है इस देश का। तो सरकार किसानों के प्रति जवाबदेह है और सरकार को समझना चाहिए और किसानों से बात करनी चाहिए, उनकी आवाज सुननी चाहिए और जो कानून उन्होंने निकाले उन्हें वापस लेना चाहिए। स्थापना दिवस के मौके पर राहुल के विदेश जाने पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी नेता वीके सिंह ने कहा है कि राहुल जी शायद बहुत थक गए हैं, इसलिए विदेश में आराम कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह जी, आज कांग्रेस का स्थापना दिवस है और कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, वो विदेश दौरे पे हैं। वहां से वो ट्वीट कर रहे हैं कांग्रेस के स्थापना दिवस के लिए। देखिए, राहुल जी के बारे में जितना ना कहा जाए उतना ही अच्छा है। वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते, उसकी क्या युक्ति होती है, क्या सोच के करते हैं, समझना बड़ा मुश्किल, बड़े गूढ़ है। स्थापना दिवस है, वो बाहर हैं, वहाँ से वो ट्वीट करके अपनी पार्टी के स्थापना दिवस पे उनको बधाई दे रहे हैं। तो इसमें क्या उनके दिमाग में चलता है, ये हमारे लिए तो अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है। सर, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, कांग्रेस के अंदर से खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी को एक बार फिर से पार्टी की कमान दी जा सकती है और ऐसे में राहुल गांधी गायब है। देखिए, पार्टी किसको कमान देना चाहती है वो उनका आंतरिक मामला है। जिसको देना चाहें उसको दें, और जैसे वो चलाना चाहते हैं वैसे पार्टी चला। आपको फिलहाल पार्टी की हालत नजर आ रही है, और कुछ अगर उनको करना है तो और भी अच्छा है। सर, एक सवाल है, राहुल गांधी अभी क्योंकि किसानों का जो आंदोलन चल रहा है कृषि कानून के खिलाफ, उसको लेकर राष्ट्रपति भवन गए थे। वहां उन्होंने 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर वाला पूरा ज्ञापन दिया था राष्ट्रपति को और कहा था कि तीनों कानून वापस होने चाहिए, पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस और वो खुद कांग्रेस किसानों के साथ खड़े हैं जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे। ऐसा कि कई बार लोगों की याददाश्त जो है बहुत कमजोर होती है। इससे पहले उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि किसान को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, मंडी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। और बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। उन्होंने धर्म परिवर्तन को लेकर बेतुका बोल बोला है, सुनिए। विभाजन के समय थी 2 करोड़, अब हो गई 32 करोड़। वो तो हमारे छोटे भाई हैं, क्या नहीं है छोटे भाई? हम उनके बड़े भाई, वे हमारे छोटे भाई। तो दूसरा मेरा मुद्दा है कि मुसलमानों का अल्पसंख्यक वाला दर्जा समाप्त होना चाहिए। अच्छा, जो लोग हिंदू धर्म छोड़ के दलित या ओबीसी धर्म बदल चुके, उनका आरक्षण खत्म होना चाहिए कि नहीं? बोलो ना, होना चाहिए ना। तो दोनों तरफ का फायदा उठा रहे। जिन हिंदू धर्म में रहने वाले लोगों ने अपना मजहब बदल लिया, ईसाई हो गए, मुस्लिम हो गए, किसी और धर्म में चले गए, उनका आरक्षण समाप्त होना चाहिए।
और आपको बता दें कि आज से दिल्ली में बिना ड्राइवर की मेट्रो सर्विस की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी दिखाई है। मेजेंटा पिंक लाइन पर 37 किलोमीटर का होगा इस नए मेट्रो का सफर। आज तक संवाददाता ने मेट्रो के अंदर से जायजा भी लिया। हम इस वक्त दिल्ली की लाइफलाइन यानी दिल्ली मेट्रो में और एक और पड़ाव इसमें हासिल कर लिया है, क्योंकि अब ये दिल्ली मेट्रो ड्राइवरलेस हो चुकी है। हम आपको लेके जा रहे हैं इसकी पहली राइड में। प्रधानमंत्री ने इससे कुछ ही देर पहले इनॉग्रेट किया था। आपको बता दें, सेफ, सुरक्षित और पूरी तरह से ऐतिहासिक, यानी अगर हम बात करें जिस तरह से आत्मनिर्भर की बात की गई है, उस पर पूरी तरह से दिल्ली मेट्रो खरी उतर रही है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल चमचमाती सीट्स है, बिल्कुल नई है, मेजेंटा लाइन है। वेस्ट जनकपुरी से लेके हम बोटानिकल गार्डन का सफर तय करेंगे। और आपको बता दें, क्योंकि ये ऑटोमेटेड है, यानी आपको समझाएं कि ऑटोमेटेड का मतलब क्या है। एक तो ड्राइवरलेस है ये, दूसरा इसमें प्री फिक्स किया गया है, यानी पहले से ही टाइमिंग फिक्स्ड है, यानी कितने बजे मेट्रो आके खड़ी होगी, स्टेशन पे कितनी देर रुकेगी, ये सब पहले ही तय हो चुका है। और इसी वजह से ये काफी माना जाता है कि पंक्चुअल रहेगी, यानी अगर आपको देरी हो रही है और ह्यूमन इंटरवेंशन है तो कई बार उसमें रुकावट हो जाती है। अब आपको बता दें कि ड्राइवरलेस होने के बावजूद भी एक अटेंडेंट रहेगा। वो इसलिए क्योंकि किसी को शुरू में चिंता हो कि ड्राइवरलेस है, एक ऑटोमेशन से नहीं है, अनाउंसमेंट हो रही है, लेकिन वो अगर हम आपको बताएं किसी को जरूरत पड़ रही है कि वो पीछे बात करना चाहता है किसी ह्यूमन से, तो ये एक सिस्टम है, फिलहाल एक्टिवेटेड नहीं है, पर यहाँ से वो बातचीत करके बता सकता है कि क्या उसको तकलीफ है। अब हम ये जो एरिया है वहाँ पर जो लोग पैसेंजर उतरना चाहते हैं, फिलहाल हमें बताया गया है ये कहीं रुकेगी नहीं गाड़ी, ये लगातार अपनी डेस्टिनेशन में जाती रहेगी। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। दिल्ली में आधी रात की बूंदाबांदी के बाद ठंड का टॉर्चर और बढ़ गया है। इस बार न्यू ईयर पर ठंड और बढ़ेगी, पारा और गिरेगा। पहाड़ों पर भी बर्फबारी फिर से शुरू हो गई है। मसूरी में मौसम की पहली बर्फबारी हुई तो वैष्णो देवी में भी बर्फ की फुहारें बरसी। शिमला में इस कदर बर्फ गिर रही है कि चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर फैल गई है। लगातार गिर रही बर्फ से शिमला की कई सड़कें बंद हो गई हैं, कई गाड़ियां जहां की तहां फंस गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो वहां के लोकल हैं, स्थानीय निवासी, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना ऐसे समय में करना पड़ता है। लेकिन आपको बता दें कि जो पर्यटक हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि खास तौर पर जो मैदानी इलाके के लोग हैं वो इस समय का इंतजार करते हैं कि पहाड़ों पर बर्फबारी हो और वो देखने जाएं। तो शिमला में पहली मौसम की बर्फबारी हुई है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।